नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया। और आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दयाराम भार्गव, जो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख सचिव हैं। पहले तो मैं इनका स्वागत करूंगा, इन्हें राष्ट्रीय सचिव का जो पद मिला है, और हमारे चैनल में इनका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और मैं यही कहूँगा कि आपका चैनल आगे बढ़े। लेकिन आपको अभी पद मिला है राष्ट्रीय सचिव का, इस विषय में कुछ जानकारी दीजिए लोगों को। नहीं, देखिए, आदरणीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी के तमाम हमारे गद्दावर राष्ट्रीय नेता हैं, और अगर हमको राष्ट्रीय सचिव का पद दिया गया होगा तो शीर्ष नेतृत्व तो कुछ समझा होगा, इसलिए हमको दिया है। जिम्मेवारी अब बहुत बड़ी हो गई है, पहले कम जिम्मेवारी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी प्रवक्ता हुआ करता था, राष्ट्रीय सचिव होने के नाते अब जिम्मेवारी बड़ी हो गई है। जाहिर सी बात है, समय हमें ज़्यादा देना पड़ेगा पार्टी में। चलिए हम बात करते हैं अब साहिबाबाद विधानसभा में। इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है और हर जगह चुनाव पर ही चर्चे हैं। तो बात करते हैं साहिबाबाद विधानसभा 55 की। क्या लगता है यहाँ पर चुनाव का सिस्टम क्या है और क्या रणनीति है? देखिए, साहिबाबाद से विधानसभा से हमारे घटक दल के समाजवादी पार्टी से जो है प्रत्याशी हैं आदरणीय पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा जी। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वही अमरपाल शर्मा हैं जिन्होंने खोड़ा का आवाज़ लखनऊ के सदन में उठाया था, खोड़ा को वजूद में लाने का काम किया था। आपने देखा होगा पूर्ववर्ती सरकार में जब ये साहिबाबाद से विधायक थे तो उनके विधायक रहते हुए खोड़ा विकास के लिए तरसा करती थी, उससे पहले, उनके विधायक से होने से पहले। लेकिन जब वो विधानसभा में गए तो खोड़ा की आवाज़ बने। अपनी ही सरकार में, जिस सरकार के वो विधायक थे, अपनी ही सरकार में लखनऊ के सदन में जा कर के खोड़ा की स्थिति के बारे में बयां किया। पहली बार कोई विधायक जा कर के कम से कम खोड़ा के बारे में लखनऊ के सदन में बताने का काम किया कि उस समय 8 से 9 लाख की आबादी खोड़ा कॉलोनी में हुआ करता था। खोड़ा कॉलोनी के बसे हुए करीबन, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, 30-31 साल हो गया, और खोड़ा कॉलोनी मूलभूत सुविधाओं से हमेशा वंचित रहा है। चूँकि खोड़ा कॉलोनी जो है एक ग्राम सभा हुआ करता था, ग्राम सभा में प्रधान अनेकों आए, वो अपने प्रधानी में अपनी प्रत्याशी बन के खोड़ा कॉलोनी के जनता से जो है वोट लेकर के प्रधान बन जाते थे। पुल पुड़िया नाली खड़ंजे के लेकर के हमेशा जो है खोड़ा कॉलोनी में जिन्होंने अपनी मेहनत का पैसा कमाया, जो पैसा कमा करके वो अपने गांव में नहीं भेज सके, वो अपने खोड़ा कॉलोनी में 50 गज, 25 गज, 100 गज ले करके उसी में आज खोड़ा की जनता रह गई है। वर्तमान में जो यहाँ के विधायक है सुनील शर्मा जी, मैं बताना चाहूँगा, उस समय जब विधायक, पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा थे खोड़ा के, तो पूरा साहिबाबाद से लेकर के खोड़ा कॉलोनी के वासी भी, आप ये जान के बड़ा हैरत होगा कि अमरपाल शर्मा घर घर में है। उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं, आप किसी गली मोहल्ला में चले जाओ, 65 बिहार हैं, 1700 गलियां हमारे खोड़ा कॉलोनी में। आप ये लगा लीजिए, किसी गली में चले जाइए, अमरपाल शर्मा हर गली के हर घर में उनका चेहरा है, उनका नाम है। कि और मज़े की बात, लखनऊ के सदन में भी कहा जाता है कि अगर कोई विधायक है तो खोड़ा कॉलोनी का विधायक है। पूर्ववर्ती में जब ये 2017 में विधायक रहे, 2012 में विधायक बने, तो उस समय इनको बहुतायत खोड़ा से सर्वाधिक वोट मिला, लखनऊ के सदन में जाने का काम किया। विधायक होने के बाद खोड़ा का विकास इन्होंने किया, लेकिन अंतोगत्ता सरकार चली जाती है, विधायक वो नहीं बन पाते। आज वर्तमान में सुनील शर्मा जी हैं, पूरे खोड़ा में किस गली में उनको कोई जानता है? कोई जानता हो तो बता दो। बीजेपी के नाम पे, मोदी योगी के नाम पे आपको वोट मिल जाता है, लेकिन अगर कोई विकास पुरुष है साहिबाबाद में तो पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा जी हैं। इसी के साथ में आपको बताना चाहूँगा, खोड़ा नगर पालिका की जो देन है वो समाजवादी सरकार में है, और नगर पालिका का वजूद लाने में खोड़ा कॉलोनी के बहुतायत हमारे सामाजिक संगठनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा कर के स्टे ले करके खोड़ा को नगर पालिका का दर्जा दिलाने के किया। और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ समाज पार्टी के उस समय मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के, कि जिन्होंने खोड़ा की हालात को समझा, खोड़ा को नगर पालिका का दर्जा जो है 2016 में देने का काम किया। लेकिन आप ये लगाइए, 5 साल खोड़ा का हो गया, आज खोड़ा में 65 बिहार हैं, 34 सभासद हैं,
लगभग जहाँ तक देखा जाए 28 या 27 जो है भाजपा के सभासद हैं। खोड़ा कॉलोनी में मूलभूत समस्या हमारा पानी का है। आज पानी के ऊपर अगर हम खोड़ा कॉलोनी में चर्चा करते हैं तो ये मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं होगा कि खोड़ा कॉलोनी महाराष्ट्र का लातूर बनने जा रहा है। इसका सीधा साधा मैं आपको बता देता हूँ। हमारे खोड़ा कॉलोनी का जो प्याऊ जल है, जो पानी मीठे देने का काम कर रहे हैं, जितने भी गली मोहल्ले में लगे हुए हैं पंप, वहाँ आप देखिए अगर वो पानी केवल खोड़ा के वासियों को दिया जाता तो मैं स्वागत करता। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी और नगर पालिका की सरकार में खोड़ा की बहुतायत जितने भी प्लांट लगे हुए हैं वह यहाँ का पानी इंदिरापुरम, दिल्ली और वैशाली, नोएडा में जाने का काम करता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, बोरवेल आप देख लीजिए 300 के नीचे चला गया हमारा बोरवेल, 300 फीट नीचे चला जाता है। और आज तो ये हालात हैं कि गरीब आदमी जो 25 गज का प्लाट जिसके पास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 9 लाख कंपनियां बंद हो गई। योगी मोदी जी ने कहा था, सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि नोटबंदी से 3 लाख कंपनियां बंद हुई। बड़े जुर्रतों से उन्होंने कहा। उसके बाद देश के हमारे फिर वित्त मंत्री आती हैं, जीएसटी लाती हैं। उन्होंने फिर लोकसभा में कहा कि जीएसटी आने से 6 लाख कंपनियां बंद हुई। उन्होंने कहा ये फर्जी कंपनियां थीं। मैं कहता हूं अगर देश में 9 लाख कंपनियां बंद हुई, 9 लाख कंपनियां बंद हुई, तो हम आपसे जानना चाहते हैं जो 9 लाख आपकी कंपनियां बंद होती हैं उस पर कार्रवाई कितना हुआ, कौन चर्चा करेगा। लेकिन हमारे देश की जनता को देश के मुखिया ने ठगने का काम किया, हमें तरह तरह की बातों में लुभाने का काम किया। हमें जैसे आपने देखा होगा गली मोहल्ले में एक मदारी वाला आता है, वो मदारी वाला जादू का काम दिखाता है। पब्लिक के बीच में अपना एक आदमी खड़ा कर देता है और कहता है कि मैं ये पुड़िया फेंक रहा हूँ, जिसके जेब में पैसा हो निकाल दो, अगर नहीं निकालोगे तो यहीं बेहोश हो जाओगे। अब वो इस तरह कलाकारी करता है और वो पता नहीं भभूत क्या भागता है, उसी में से उसका आदमी आकर रोड पे वहीं मजमे में गिर जाता है। पब्लिक दहशत में आ जाती है। जो मदारी देख रहा होता है, सब अपनी जेब से पैसा निकालने का काम करते हैं, 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। और मदारी वाला करता क्या है, पैसा लिया और निकल लिया। ठगा कौन गया, मदारी देखने वाला। इसी तरह देश के प्रधानमंत्री देश के 135 करोड़ को ठगने का काम कर रहे हैं। देश के मुखिया और उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि हम जो है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इसका मतलब हमारे देश में 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि हमारे देश में बेरोजगारी चरम पर है। नौकरियां इन्होंने दिया नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के ऊपर ये चर्चा नहीं करते। ये सुबह से शाम केवल गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, केवल आपस में भाई भाई में वैमनस्यता डालने का काम करते हैं। इसके सिवा भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, विधायक, मंत्री, सांसद कुछ नहीं कर सकते। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में जितने विधायक हैं वो अपने क्षेत्र में जाते हैं, जनता उनसे सवाल कर रही है विकास कहाँ है, तो कहते हैं अब कि हमारा सरकार बनवा दो विकास हो जाएगा। जनता कह रही है पहले विकास उसके बाद वोट। हम आपके झांसे में आकर के आपको 300 प्लस हमने दिया, आपने हमारा ये हालात कर दिया। रोजगार हमने दिया नहीं। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की बात करता हूं, योगी सरकार में 5 साल बीत गया, 34 लाख पद सरकारी खाली हैं। योगी सरकार उसको भरने का काम नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जात के लिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला था, उसमें आप देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पिछड़ों का, दलितों का हक अधिकार लूटने का काम करते हैं। इसी तरह 68,500 शिक्षक भर्ती घोटाला में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पिछड़ों का अधिकार लूटने का काम करती है। 74,234 शिक्षक भर्ती घोटाला में योगी सरकार जो है पिछड़ों का जो है लूटने का काम करती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार से उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता त्रस्त है। उसने मन बना लिया है कि आदरणीय अखिलेश यादव को 2022 में सीएम बनाने के लिए, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर को चेहरा मानते हुए, आदरणीय जयंत चौधरी को चेहरा मानते हुए उत्तर प्रदेश की तमाम जनता ये मन बना चुकी है, इस प्रकार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है। बात करते हैं पहले साहिबाबाद विधानसभा की, जो प्रत्याशी अमरपाल जी का आप समर्थन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक
कई सारे धाराएं पर आरोप लगे हुए हैं। दूसरी बात, 300 करोड़ का इनको एक पैकेज आया था, उसका हिसाब किताब कई अखबार प्रिंट मीडिया में भी जिक्र है, उसका भी संशोधन आज तक नहीं हुआ। तीसरा सवाल, जो आप योगी मोदी का बात कर रहे हैं, तो योगी जी के बारे में कुछ बता दूं कि इस समय उन्होंने वृद्धा पेंशन, कई ऐसी योजनाएं वाकई में सिस्टम में डाली है जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। रहा ऐतिहासिक फैसला राम मंदिर अयोध्या में जो बना हुआ है, दूसरा 370 हटाने का जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा काम किया है, ये भी एक अपने आप में सराहनीय, क्योंकि इससे पहले की सरकारें ये काम नहीं करा पाई हैं। तो इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा की बात की है। आपको जानकारी होना चाहिए, बसपा सरकार में 300 करोड़ का जो पैकेज था वो सदन से पास नहीं हुआ था। वो केवल गाजियाबाद डीएम को 150 करोड़, गौतम बुद्ध नगर के डीएम को 150 करोड़ बोला गया था, आप खोड़ा कॉलोनी में काम करवाइए, डीएम को बोला गया था। लेकिन उसमें से 50 लाख जो है गाजियाबाद के डीएम ने संशय किया था। उसमें कुछ काम गलियों में जो है सीवर डले थे, कुछ लाइट का काम हुआ था, कुछ भरत का काम हुआ था। सरकार चेंज हो जाती है, लेकिन अब जब सरकार चेंज हो गई तो उसके ऊपर चर्चा कौन कर रहा है? यही लोग थे। उसके बाद उनकी सरकार जाने के बाद फिर खोड़ा कॉलोनी नगर पालिका हो जाती है। सपा सरकार में 1000 करोड़ रुपए खोड़ा के लिए अलाट हुआ, उसके बारे में चर्चा कौन करेगा? और खोड़ा कॉलोनी का जो नगर विकास का होता है, उसका मद होता है, उसके ऊपर चर्चा कौन करेगा? खोड़ा में मूलभूत सुविधा क्या है? पानी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूर्व में यहाँ से सांसद राजनाथ सिंह थे, तब भी उन्होंने पानी का मुद्दा उठाया कि हम ले आएंगे लखनऊ से, नहीं होगा तो हम केंद्र से मंगवाएंगे। उसके बाद में विधायक इनका है। वर्तमान में खोड़ा कॉलोनी का नगर चेयरमैन भाजपा का है और 34 में से 28-27 इनके सभासद हैं। विकास का पैकेज है कि नहीं है? और आप बताइए, जिस तरह खोड़ा के गलियों में टाइलों का हुआ है, उसमें कितना बंदरबाट हुआ है? उसके ऊपर चर्चा कोई करेगा? पानी के मुद्दे को लेकर के, और मैंने आपको बताया, हमारे माताएं बहनें सिलेंडर सर पे लाद करके आज भी जाती हैं, नोएडा से सिलेंडर लाने का काम कर रही हैं। घर घर जो मकान का चल रहा मामला, बिजली इतनी महंगी आपने दिया, यहाँ पे 8 रुपये 7 रुपये यूनिट आपने लूटा, उसकी चर्चा कौन करेगा? कोरोना काल में इसी खोड़ा कॉलोनी की बात करता हूं, लोग वेंटिलेटर के बगैर, पीपी किट के बगैर या डॉक्टर के बगैर, हॉस्पिटल के बगैर लोग मरे हैं। साहिबाबाद के विधायक मैं मौजूदा बता रहा हूं, हमारे जीजा जी परेशान हुए कोरोना जी में। 27 अप्रैल की बात है, कोरोना काल में हमारे जीजा जी परेशान हुए। मैंने विधायक जो है सुनील शर्मा को फ़ोन किया, उन्होंने असमर्थता जता दी कि भार्गव जी जो है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके नोएडा के जो सांसद हैं, नोएडा से जो सांसद हैं, उन्होंने कहा हमको, उनसे हमने जब बात किया, उन्होंने इस बात को असमर्थता जताई। तो आप बताइए, जब मेरे ही परिवार में यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक हमारे परिवार के लिए कुछ नहीं दे सका, तो आप कौन सी सरकार की बात करते हैं? और आप कह रहे हैं मंदिर की बात। मंदिर हमारा आस्था है, हम मंदिर को मानते हैं। मंदिर बना देने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा, शिक्षा दवाई मिल जाएगी, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा, या मंदिर बन जाने से डीएम एसडीएम कलेक्टर बन जाएगा? कोई आप बताइए ना, नेकपाल बन जाएगा, उसकी चर्चा कौन करेगा? लेकिन भार्गव जी, कहने वाली बात यह भी है कि इससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, आपकी पार्टी जुड़ी हुई थी, और अचानक पता नहीं क्यों पार्टी से निकल के बाहर गई। और सपा पार्टी का जो आप बात कर रहे थे, उनकी भी सरकार रही, उन्होंने खोड़ा के लिए क्यों नहीं दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी 9 जुलाई 2016 को अमित शाह के साथ में, देश के प्रधानमंत्री के साथ में, सुनील बंसल के साथ में बैठ करके चर्चा हुआ था। और 16 जुलाई को बहुत बड़ा रैली हुआ था पूर्वांचल में। उसमें यह तय हुआ था, राजभर जी हमारी सरकार बनवा दीजिए। जो मुद्दा आप भी पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हो, भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़ों की लड़ाई लड़ती है, दलितों की लड़ाई लड़ती है, और आप हमारी सरकार बनवाइए, आपके सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। हमारे मुद्दे क्या थे? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट थी, भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया। आपको यह जान करके बड़ी हैरत होगी, अगर हमारे उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाती, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 3 कैटेगरी था, 27% आरक्षण है पिछड़ी जात का पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी है। और मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का 11 राज्यों में सरकार है, वहां डिवाइड है, वहां सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू है। पिछड़ी जात में 3 कैटेगरी बन करके उन जातियों को लाभ मिल रहा है। अगर सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट योगी सरकार लागू कर देती, तो जिसमें आप देख लीजिए, नाई है, गोड़ है, लोहार है, पासवान है, पाल है, दुसाद है, खटीक है, धोबी है, रघुवंशी है, बियार है, मल्लाह है, निषाद है, केवट है, कश्यप है, माझी है, गोड़िया है,
राजभर है, चौहान है, प्रजापति है, दुनिया है, बंजारा है, खंगार है, नट है, पासी है, बिहार है, रजवार है, बहलिया है, जुलाहा है, दुनिया है। ये तमाम जातियां जो हैं इनके बेटी बेटा को आरक्षण मिलने का काम होता है। इनके बेटी बेटा कम से कम जा करके जिले में डीएम बन जाते, चपरासी बन जाते, नेकपाल बन जाते, सीओ बन जाते या एसपी, कुछ भी बन जाते। मैं कहने का मतलब है इनको भी भारतीय संविधान में, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाए हुए जो संविधान है उसमें ये सर्वोपरि है कि जो दबी जातियां हैं उनको आरक्षण दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मुद्दे पे आई थी, उत्तर प्रदेश में आरक्षण को खत्म कर दिया, दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया। उसकी चर्चा कौन करेगा? गाय गोबर मंदिर मस्जिद के नाम पर ये तमाम विसंगतियां जो है भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं मुद्दों के साथ में देश की सारी संपत्तियों को बेचने का काम किया। आप बताइए, जो पिछड़ी जात के SC ST के लोग हैं उनको जो आरक्षण के मुद्दे पर उनको नौकरियां मिला करता था, जब सारी कंपनियां 95% कंपनियां आपने प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट में आरक्षण कहां है भाई? हमारे देश की आबादी पिछड़ों की 1931 में जनगणना हुआ था, तब हमें 52% दिखाया गया था। आज तक जानवर की गिनती कर लो, भैंस की गिनती कर लो, कुत्ता की कर लो, गधे कर लो, घोड़ा कर लो, हाथी कर लो, सबकी गिनती ये सरकार करवाती है। लेकिन हमारे देश में ये जनगणना जातियों का क्यों नहीं कराती? भारतीय जनता पार्टी या पिछली सरकार कांग्रेस की हो, जातियों की जनगणना से इसलिए भक्ति है। डॉक्टर साहब, टाइम का विशेष ध्यान देते हुए हम नेक्स्ट इंटरव्यू में आपसे बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल, सिर्फ छोटा सा, आपके नजरिए से, और शॉर्टकट बताना है क्योंकि आप बहुत लंबा पहुंच जाते हैं और कहानी बताने लगते हैं। तो एक छोटा सा सवाल है और छोटा सा ही आंसर चाहिए कि आपके हिसाब से देश में, भारत हिंदुस्तान में क्या आरक्षण होना चाहिए? वाकई में आरक्षण की जरूरत है? जी, होना चाहिए। और नहीं है तो तहसीलों में जो जातियों का ठप्पा लगता है पहले उसको बंद करवाइए। जाति का प्रमाण पत्र, हम नौकरी लेने सरकारी जाते हैं तो पहले जाति का ठप्पा तहसीलदार लगाता है। पहले तहसीलों में जातिवाद खत्म करिए। जब तक आप तहसीलों में जातिवाद नहीं खत्म होंगे तब तक आरक्षण नहीं खत्म होगा। मेरा सवाल आपसे था कि आरक्षण मिलना सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। हमारे देश में कितनी जातियां हैं? इसी उत्तर प्रदेश में इससे उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति के इससे जनरल कैटेगरी में डैमेज नहीं हो रहा है क्या? जनरल कैटेगरी में लोग गरीब नहीं है? आरक्षण के चक्कर देश में जो स्थिति गड़बड़ हो रही है, इसका कहीं ना कहीं श्रेय आरक्षण को जाता है कि आपके हिसाब से आरक्षण सही है या गलत? बस इतना बताइए। मेरे हिसाब से आरक्षण इसलिए सही, मैं आपको साबित कर देता हूं। पिछड़ी जात का सामाजिक न्याय, देखिए नहीं पूरा लीजिए, जब तक हम पूरा डिफाइन नहीं करेंगे समझ कैसे आएगा जनता को। पिछड़ी जात को 27% आरक्षण मिला, उसमें डिवाइड करने के लिए आज कितने, कम से कम 5 साल लग जाते हैं। लेकिन सवर्णों को 10% आरक्षण 72 घंटे में सरकार दे देती है, हम उसका स्वागत करते हैं। सवर्णों को अगर 10% आरक्षण योगी सरकार देती है या मोदी सरकार, उसका स्वागत करते हैं। पिछड़ी जातियों को आपने जो 27% से डिवाइड क्यों नहीं किया? इसका मतलब, और मजे की बात बताऊं, पिछली सरकार में यादव के ऊपर चर्चा करते थे ना आप लोग कि यादववाद चल रहा है। आपको पता है 20 डीएम 21 SDM है ठाकुर के, राजपूत, उसकी तो ये नहीं है। और दूसरी बात सुनिए, आप जातिवाद की बात करते हैं, बादा में कृषि प्रोफेसर की 13 की भर्ती निकली, बादा में कृषि प्रोफेसर की 13 की भर्ती निकली, उसमें 11 ठाकुर भर दिए जाते हैं, वहां जातिवाद नहीं है। और सुनिए, ये विपक्ष के लोगों को जो इनके यहां है वो बिल्कुल नहा करके शुद्ध है, जो विपक्ष में वही क्रिमिनल है। आपको बताइए धनंजय कौन है? जो खुशी दुबे है, 4 दिन की दुल्हन, वो बगैर आरोप के 1.5 साल से जेल में है। डॉक्टर साहब, टाइम को विशेष देखते हुए ये वार्तालाप यहीं समापन करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप पर पर्सनली डिस्कशन आरक्षण के ऊपर होगी। तब तक के लिए जय हिंद।